व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 103। लेकिन हमने आपसे जैसा कि बोला था कि बायोटेक के कम से कम 3 से 4 वीडियोस लगेंगे, तो इससे पहले का बायोटेक का वीडियो आप देख चुके हैं। ये बायोटेक पार्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बीटी कॉटन, लेकिन या वाटर सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एनसीईआरटी से सीधे सीधे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, बात खत्म। डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्लाज्मिड क्या है, क्या कैसे मैनिपुलेशन किए जाते हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये प्रोसेसेस अपने आप में इतनी टफ हैं, ये एमएससी वगैरह में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में वो ग्रेजुएशन तक का ही पूछते हैं, ग्रेजुएशन में इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं है, ठीक है। और अगर आप टीजीटी का देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सामान्य प्रश्न एक बार पीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें वो हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, केंद्रीय विद्यालय अपने पीजीटी के पेपर में कम से कम 10 प्रश्न रखता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और ऐसे ही होते हैं खतरनाक, लैकोपेरॉन या इनसे संबंधित, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो वो इतने खतरनाक क्वेश्चंस नहीं रखते, बात समझे कि नहीं। तो बस आपको एक थॉरोली देखना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं, बस वही करना है हमको। तो ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे वीडियो नंबर 2 बायोटेक का, ठीक है। सुनना बेटा, कह रहे हैं बीओडी, व्हाट इज बीओडी। बहुत सारे बच्चे पिछली बार जब 2013 का पेपर हुआ था तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लगा के चले आए थे और बड़े खुश हो रहे थे बाहर आके कि मेरा तो एकदम सही है। जब वो बाहर आए एग्ज़ाम हॉल में, उन्होंने पता किया इधर उधर, तो पता चला दैट इज़ बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एनसीईआरटी कहती है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आप कोई ऐसी वैसी बुक्स उठा के देख लोगे तो आपको मिलेगा उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आप पर निर्भर करता है पेपर कौन सा देने जा रहे हो। अब बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से, अगर आप टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हो और अगर आपको ऑप्शन में मिलता है बायोकेमिकल, तो आपको बायोलॉजिकल लगाना पड़ेगा। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि वो फॉलो करते हैं यहाँ वाली टेक्स्ट बुक को, यूपी बोर्ड वाली टेक्स्ट बुक को, तो उसमें बायोलॉजिकल लिखा है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, यानी कि आप नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो टर्म होगा दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या है, व्हाट इज़ बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बेटा, देखो समझने का प्रयास करना, जैसे ये पानी भरा है, समझना बेटा, ये पानी भरा है, इस छोटे से जार में, इस बर्तन में ये पानी भरा है, लेकिन ये कैसा वाटर है पता है आपको? ये है पॉल्यूटेड वाटर। कैसा वाटर है? पॉल्यूटेड वाटर। तो इस पॉल्यूटेड वाटर में कुछ ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया डाले जाएंगे, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी इसको साफ़ करने के लिए, इसका मतलब ये पानी उतना ही ज़्यादा गंदा है। अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए देखो हमने हिंदी में लिख दिया, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। बीओडी जितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, जल उतना ही विषाक्त है, उतना ही पॉइजनस है, उतना ही पॉल्यूटेड है। मेरी बात समझे आपकी नहीं? तो बीओडी अगर ज़्यादा आ रहा है किसी वाटर का, किसी जैसे मान लीजिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है और वहाँ पर कोई पानी आया और पानी का बीओडी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये समझ लो बेटा कि वो उतना ही ज़्यादा विषाक्त है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बीओडी पता कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है और इससे क्लियर क्या होता है? तो बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि हमको कितनी ऑक्सीजन उसमें डालनी पड़ेगी। ऑक्सीजन क्या डालनी, सही दो पूछा जाए, आपको उसमें माइक्रोब्स डालने पड़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने पड़ेंगे, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जल उतना विषाक्त, उतना पॉइजनस, उतना पॉल्यूटेड, गंदा, ठीक है। तो बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल वाटर। वाटर कैसा होगा? पॉल्यूटेड। आपको पता है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, आपको एक बात बताते हैं बहुत अच्छी सी, सुनिएगा। जब कभी आप नॉर्मल हम लोग पानी लेके आते हैं, कितने रुपए का मिल जाता है? 20 का,
बिसलरी वाटर, रेल नीर, दुनिया भर के ये सब आते हैं। और हम और स्टैंडर्ड पानी लेने जाते हैं तो हिमालय का आता है, हिमालय का पानी आता है 70 रुपये का, ठीक है, क्वांटिटी वही होती है बेटा 1 लीटर, ठीक है। एक पानी आता है, शायद हमको नाम नहीं याद है उसका भी, ठीक है, वो 450 का आता है। अब आप कहोगे सर 450 में कौन सा पानी आता है? बेटा वो होता है एल्कलाइन वाटर। कैसा पानी होता है राजा बेटा? एल्कलाइन वाटर। आपको पता है आपको बीमार करता कौन है? आपको बीमार करता है एसिडिटी। आपका शरीर जितना ज़्यादा, आपके शरीर में जितनी ज़्यादा अम्लीयता होगी, एसिडिटी होगी, उतने ही रोगों से आप घिरे रहेंगे। तो इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का तरीका है, 1 गिलास पानी लेकर अपना शाम को रख दें। उस शाम को जो पानी आपने रखा है सोने से पहले जस्ट, उसमें खीरे की एक स्लाइस काट के डाल दें। खीरा बोले तो कुकम्बर, खीरे की स्लाइस काट के डाल दें। अब सुबह उठें, वो खीरा फेंकना चाहें तो फेंक दें, खाना चाहें तो खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पानी को अच्छे से बैठ कर बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। अब आपको पता है इसके फ़ायदे क्या हैं? आपकी एसिडिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आप कहोगे सर ये सब कैसे पता रहता है? बेटा ट्राई करते रहते हैं अपने शरीर पर। आपके चेहरे का, आपको पता है आँखों पे खीरा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है और आँखों की जो ब्लैकनेस होती है उसको ख़त्म करता है, पफीनेस को ख़त्म करता है, स्वेलिंग को ख़त्म करता है, ठीक है। तो खीरा एक तरह से बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो आप ये जो हमने आपको बताया ना, इसके ये आप समझ लीजिए इसके कम से कम 10 से 15 फ़ायदे हैं। अब हमें कोई वो वीडियो तो बनाने नहीं कि खीरा खाने के क्या फ़ायदे, तो हमको ये सब नहीं बता सकते, बस हमने काम की बात आपको बता दी। मतलब एज ए ब्यूटी और एज ए हेल्थ दोनों आप उसको यूज़ कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट है, आपके पास कोई गंदा पानी है तो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे, तो पहला जो ट्रीटमेंट होगा उसमें से पत्थर निकालने का, कंकड़ निकालने का, मोरंग जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालने का। तो ये कैसा हुआ ट्रीटमेंट? ये हुआ फिजिकल ट्रीटमेंट। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब फिजिकल ट्रीटमेंट आपने कर लिया, अब जो होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्यों? अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो ऑक्सीजन को कैरी करके पानी में डालेंगे और ऑक्सीजन की गंदगी को धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के यहाँ जब हम लोग खुद की, जिनके पास मोटर सबमर्सिबल नहीं होती, वो सरकारी पानी का प्रयोग करते हैं, तो सरकारी पानी की जो टंकी होती है उनमें यही सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, ठीक है। कभी कभी क्लोरीन से क्लोरीन गैस का छिड़काव कर देते हैं, क्लोरीन लिक्विड भी आता है उसका छिड़काव कर देते हैं, टैबलेट्स आते हैं उनका डाल देते हैं, क्योंकि आप माइक्रोब्स को, जो उसमें बहुत दिन से टंकी भरी रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं होती, तो वो इसी तरह से उसको कंट्रोल में रखते हैं। हालांकि वो पानी गंदा ही होता है, अच्छा नहीं होता, उसको भी आरओ में डालकर साफ़ सुथरा करके पीना चाहिए। चलो भाई, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राजा बेटा काहे की? मैथेनोजेंस की। व्हाट इज मैथेनोजेंस? मैथेनोजेंस किसे कहते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। कैसा बैक्टीरिया हो? एनारोबिक बैक्टीरिया हो, ग्रो करता हो कहाँ पर? सेल्यूलोजिक मटेरियल में, लकड़ी से संबंधित, गोबर से संबंधित, खाद से संबंधित ऐसे स्टफ्स पे ग्रो करते हैं। और बहुत भारी मात्रा में क्या निकालते हैं राजा बेटा? मेथेन को निकालते हैं। और मेथेन के साथ बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मैथेनोजेंस कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से देखो, फिर से सुनो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। मैथेनोजेंस किसे कहते हैं? तो भैया एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, पहली बात। कहाँ पर ग्रो करते हैं? सेल्यूलोजिक मटेरियल में ग्रो करते हैं। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ध्यान से सुनना, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये दो गैसेस एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती हैं। आई बात समझ में? अच्छा, मैथेनोजेंस आपको गोबर में भी मिल जाएगा, क्योंकि गोबर गैस भी यही होती है, मेथेन। और मैथेनोजेंस ज़्यादा से ज़्यादा काऊ डंग वगैरह पर मतलब ग्रो करते हैं। जो मेथेन रिलीजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर काऊ डंग पे ही ग्रो करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे ध्यान से सुनना, मैथेनोबैक्टीरियम। सिंपल एकदम, मैथेनोबैक्टीरियम। क्या बोलेंगे राजा बेटा? मैथेनोबैक्टीरियम। आई बात समझ में? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं बेटा बीटी कॉटन। हमने आपसे देखो वादा किया था कि हम आपको बीटी कॉटन समझा देंगे। अब समझ लो क्या है बीटी कॉटन। दैट इज बैसिलस, BACILLUS थ्यूरिन जेन, देखो इधर लिखा तो है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। वैज्ञानिकों ने, ध्यान से सुनिएगा, वैज्ञानिकों ने बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस नाम के टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या एक तरह से बैक्टीरिया ही होता है, ये भी समझ लीजिए, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया पौधों की जीन में। कौन से पौधे? जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। आपको बता दें बीटी कॉटन तो अलाउ हो गया, बीटी ब्रिंजल अलाउ नहीं किया गया। अब पूछो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखो कॉटन आप खाते नहीं हो, ब्रिंजल आप खाते हो। आज हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अपने ऊपर लगने वाले पेस्ट को मार रहा है तो कल हमको भी तो मारेगा जब ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाएगा। और भैया ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे क्या बोलें आपको, बायोमैग्नीफिकेशन नहीं हो पाता इन चीज़ों का, ये लीवर में जाके स्टोर होते रहते हैं और अल्टीमेटली लीवर ख़राब होता है। तो इसीलिए बीटी ब्रिंजल के टेस्ट पे भी रोक लग गई, बीटी कॉटन चलने लगा। क्यों? क्योंकि हम कॉटन खाते नहीं हैं और हमको इसमें जो कीड़े लगते थे, बीटी कॉटन में कीड़े लग जाते थे, उनको मारने में भी आसानी मिल गई। देखो पढ़ो क्या लिखा है। द साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस टॉक्सिन इनटू द प्लांट्स। सच प्लांट्स आर, ऐसे पौधे जिनमें ये बीटी कॉटन डाल दिया गया, सॉरी ऐसे पौधे जिसमें ये बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस की जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ऐसे पौधे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। किससे? पेस्ट से। पेस्ट का अटैक उनको कुछ नहीं कर पाता, वो खुद मर जाता है। कीड़ा जो उस कपास को खाएगा, भक्षण करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, वो स्वतः मर जाएगा। आई बात समझ में? छींक आ गई। ठीक है, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट सेम एज बीटी कॉटन। तो दोनों बातें आप मेरी समझे बेटा। तो बीटी कॉटन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन्हीं को बोलते हैं बेटा जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बहुत सारी चीज़ें, कभी किसी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो उसका क्रॉस करा दिया, किससे? दाल से करा दिया। कभी किसी में वाइल्डनेस बढ़ानी ताकि वो धूप में भी खड़ा रहे, ओले में भी खड़ा रहे, सूखे में भी खड़ा रहे, ओलावृष्टि में भी खड़ा रहे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। किससे? घास से, जंगली घास से, पोएसी फैमिली से। आई बात समझ में? तो बस यही है, these all are called GM crops, that is genetically modified crops, जैसे कि बीटी कॉटन। अब आ जाओ आगे 944 पॉइंट पे। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक सॉइल वर्स्ट फॉर फार्मिंग। बिल्कुल सही। अगर आप ये नहीं देखोगे, अपनी ज़मीन में ये नहीं देखोगे, ये नहीं पता करोगे कि इसमें सोडियम की कमी है, कि इसमें पोटेशियम की कमी है, कि किसी और तत्व की कमी है, आप बस, आपने कुछ नहीं, बस आंख बंद की, एक बोरी DAP मंगाई और बस उठाना शुरू किया, झोंकना शुरू किया, एक बोरी यूरिया मंगाई, डालना शुरू किया। सुना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जितना ज़्यादा यूरिया डालते जाओगे, NH2CONH2, खेत की अम्लीयता बढ़ती जाएगी, खेत की अम्लीयता बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हें जिप्सम डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? खेत की अम्लीयता को ख़त्म करने की कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ऐसा काम क्यों करो? पहले ज़मीन से पूछो तो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ज़मीन बताएगी। इसी के लिए मोदी जी ने वो सॉइल टेस्ट और दुनिया भर की वो सब स्टार्ट हुई नौटंकी। उसमें क्या होता है, ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी ले ली जाती है और मूविंग लैब्स होती हैं, वहाँ पर दे दिया जाता है, वो बता देते हैं कि आपकी भूमि में किन किन तत्वों की अधिकता है और किन किन तत्वों की कमी है। जब इतनी चीज़ें हमको पता चल गई तो हम अपनी सॉइल की प्रोफाइल बना लेते हैं और उनमें वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी उस भूमि को वाकई में आवश्यकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जितना लिखा है इससे हम 2 से 3 गुना ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स दे दीजिए। मेरे नोट्स से अगर आप पढ़ोगे तो 50% से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे। 10% 20% और बढ़ा लो भाई, आपकी भी अपनी मेहनत है। तो आपको लगेगा कि बताओ नोट से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लिखते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देते हैं। कॉन्सेप्ट लिख नहीं सकते, वो समझाने से ही समझ में आएगा। एक अच्छे अध्यापक का काम होता है किताब में लिखी बातों को सहज भाषा में अपने छात्रों को समझा देना।
बच्चे कहते हैं किताब बता दो। किताब तो भैया ट्रूमेंस आती है, हमने तो ट्रूमेंस भी पढ़ी है, आर.के. पिल्लई भी पढ़ी है, और आपने शायद पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, हमने पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़ी। तभी हम इन सब चीज़ों को इतना कॉमनली, इतने आराम से, इतने प्रेम से आपको बता देते हैं। आई बात समझ में? वरना ये आप समझ लीजिए, इन चीज़ों को बताने में टीचर खुद हिचकिचाते हैं, वो बताते ही नहीं, ये टॉपिक छूते ही नहीं है वो बस पढ़ा देंगे। फीस, अब आपको पता है इलाहाबाद में इस समय कोचिंग मंडी तैयार हो गई है। अभी किसी को नहीं पता कि टीजीटी के 2020 वाले में, ये जो आने वाला है, इसमें बायोलॉजी है कि नहीं, लेकिन मूर्ख बनाना शुरू कर दिया गया है और बच्चे मूर्ख बनना शुरू कर चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 20,000 10,000 रुपये वो जमा कर चुके हैं। और हमको ये मालूम है भी कि जब तक 2016 का नहीं क्लियर हो जाता, जब यही विवादास्पद है, कोर्ट के अंडर में चल रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने में कराइए, आयोग सुन नहीं रहा है, तो नया वो कैसे करा देगा? क्यों नहीं समझते हो आप लोग? क्यों आपके पास ज़्यादा इफरात पैसा है? क्यों आप इधर उधर सब बांटा करते हो फर्जी में और समझते नहीं, फिर बाद में रो के मेरे पास आते हो? चीज़ वही है ना, तो फिर हमें भी खराब लगता है। इन चीज़ों को समझो बेटा। ज़्यादा सर किताब बता दीजिए, हम इस प्रश्न को, ये मेरे लिए यक्ष प्रश्न है, ये प्रश्न हमसे 2000 बार पूछा जा चुका है, सर किताब बता दीजिए। प्रॉपर वीडियो बना के डाल दी है, चैनल खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, सब दिखेगा, वही किताबें हैं। एक किताब से बार बार पढ़ने से वो किताब कंठस्थ होती है, पेज याद होते हैं, ये तक याद हो जाता है कि चित्र कहाँ बना हुआ था। हमको एनसीईआरटी याद है, रटी हुई है, हम आपको पेज बता सकते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ा है। आपको 15 किताबें चाहिए और 16 टेक्स्ट बुक चाहिए और 17 ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए और 18 क्या चाहिए आपको? मॉडल पेपर। फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं होता, कहाँ कमी रह गई? सर पिछली बार 87 नंबर रह गए, पिछली बार 88 नंबर रह गए, ये हो गया, वो हो गया। सुनना पसंद नहीं करोगे जो कहेगा टीचर। हम आपको फिर से कहते हैं, चैलेंज से, अगर सुन लीजिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, अपनी स्टडी को कंसाइज करिए, नोट्स ज़्यादा मत बनाइए, छोटे रखिए। जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये बेस्ट नोट्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, एडिशनल पेजेस को इसमें चिपका लीजिए, उसी में लिखते चलिए, याद करते चलिए। अब आप बात करिए सॉल्व्ड पेपर की, कोई एक सॉल्व्ड पेपर ले लो बेटा, कोई एक, चाहे विद्या का मिल जाए, अरिहंत का मिल जाए, दिशा का मिल जाए, गलतियाँ किस में नहीं, गलतियाँ सब में। तो कोई एक पेपर ले लो, उस पेपर को लगा डालो। किताबें हमने आपको बता दी कि बेटा सबसे पहले आपको रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक के पीछे के प्रश्न रटने हैं। हमने क्या बोला? रटने हैं। नहीं समझ में आ रहा, टाइम कम है, 2 महीने 3 महीने में एग्जाम होने वाला है, नहीं समझ में आ रहा, बुद्धि खराब है, रट डालो। उस इंटरव्यू के लिए टाइम मिलेगा, फिर हम बता देंगे कई बातें, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन करो तो, आपको करना नहीं, आपको केवल खुड़ मचानी ही, केवल बार बार मैसेज करना है। कठिन एक से पता है हमको, हमारा टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं बच्चे, कठिन से कठिन सवाल भेजते हैं हमको। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अगर यही आपको, यही चलो खैर हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास भी तो इंटरनेट है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है मेरे पास, हम उसे देख के आपको बता देते हैं। आपके मन में ये भी होगा कि हाँ देखो सर को आता है, और आपने अपना समय भी बर्बाद कर लिया। भैया सरल पढ़ के भी उतने ही नंबर मिलने हैं, कठिन पढ़ के भी उतने ही नंबर मिलने, क्यों नहीं समझते हो आप? सर हमको वो जेनेटिक्स पढ़नी है, सर हमको ये पढ़ना है, सर हमको वो पढ़ना है। सब पढ़ो, अच्छी बात है, सब पढ़ो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपको नहीं आता है वही इंपॉर्टेंट है। बल्कि सीधी सी बात ये, कोई चीज़ ये नहीं भाई आप हर चीज़ तैयार करके गए, आप फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के गए, आप बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के गए, आप एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझते ना, वो किस फील्ड का है। मान लीजिए जिस एग्जामिनर को बनाया गया वो कोई रिसर्च कर रहा है एल्गी पे, तो भैया वो पूरा का पूरा पेपर यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा से भर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पेपर देना है, दीजिए, अथवा तेल लगाइए। समझे कि नहीं? तो किसी का माइंडसेट आप नहीं समझते। थोड़े बहुत बाउंडेशन होते हैं पेपर बनाने के लिए कि भैया इससे इतना, इस टॉपिक से इतना, उस टॉपिक से, कोई नहीं सुनता आजकल। तभी आजकल जो पेपर आते हैं बड़े खतरनाक आते हैं। आपने जिन बच्चों ने बीईओ का पेपर दिया होगा उनकी बुद्धि एकदम बिल्कुल टाइट हो गई होगी, उनको समझ में आ गया होगा कि पेपर अब कैसे आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है और आगे वैकेंसीज होनी ही नहीं, आनी ही नहीं है। जब वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी तो वैकेंसी आएगी कहाँ से? क्यों नहीं समझते हो कि ये आखिरी चांस है, इसमें तुम्हें सेलेक्ट होना है हर हाल में, कैसे भी। लेकिन नहीं, चलो खैर, हम क्यों आपसे गुस्सा हो, हमारा क्या बिगाड़ा आपने। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ध्यान से सुनना जरा।
ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल वर्स्ट फॉर फार्मिंग, इसीलिए सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अब क्या शुरू कर दिया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया को यूज़ कर लेते हैं, कुछ फंजाई वगैरह को यूज़ करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। बोलो भाई, आई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मिड की, और इसी के तुरंत बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, पूछ ही ले रहे हैं, बल्कि हम आपको प्लाज्मिड पढ़ा रहे हैं। आपको वीडियो के एंड में हमको टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताना है। वीडियो के एंड में आपको किसके बारे में हमको बताना है, टीआई प्लाज्मिड। सुनते चलना, किसके बारे में बताना बेटा, टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, जब प्लाज्मिड कोई बोले तो पहले बोलना है आपको एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। किस में पाए जाते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया में, अपने आप रेप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए लिखा है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका इपीसोम भी होता है। चाहे प्लाज्मिड हो चाहे इपीसोम हो, दोनों बातें हैं। कभी कभी क्या होता है, लिखा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए आर या इज, पहले लिखेंगे इज, ऑब्लिक लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर, फिर एक नंबर पे लिखेंगे प्लाज्मिड, दो नंबर पे लिखेंगे एपिसोम, तीसरे नंबर पे कुछ और लिख देंगे, और तीसरे नंबर पे कुछ और, क्या तीसरे नंबर पे बोथ लिख देंगे, और चौथे नंबर पे कुछ और लिख देंगे। अब आपको क्या होता है, आपको बिल्कुल कंठस्थ होता है, रटा हुआ होता है कि सर ने बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बस आंख बंद करनी, प्लाज्मिड लगाना है, बड़ी तेज़ी से लगाया, गोला भर दिया। अब बगल में देख रहे हैं कि अरे यार इसमें बगल में इपीसोम भी लिखा है, तो इसका आंसर एक नहीं होगा, तीन होगा, बोथ 1 और 2। अब बताओ, ये प्रश्न गलत करने वाले बच्चे 2-2, 3-3 हजार रैंक नीचे जाते हैं। सड़े प्रश्न, जो कठिन है देवता वो सबके लिए कठिन है, और जो सरल है वो सबके लिए सरल है। अगर आप सरल प्रश्नों पर हार रहे हैं, 84 नंबर 85 नंबर पे रुक रहे हैं, आप इंटरव्यू में कभी सेलेक्ट नहीं होते। ऐसे बच्चे दोष देते हैं, अरे पैसा चलता है, अरे पैसा चलता है, अरे पैसा कदुआ चलता है। पैसा तब चलता है जब आप 80 से 95 के अंदर रहते हैं। आप नंबर लाइए, मेरे 111 नंबर थे, आप नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में, 111 125 में से 111 प्रश्न मेरे सही थे, सिलेक्शन हुआ। आई बात समझ में। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो, रटो भी, रटना है जहाँ पर वहाँ से रटो। हम नहीं कहते ना रटो, हम ऐसे टीचर नहीं जो कहेंगे नहीं भैया रटो नहीं, हम समझाएंगे केवल ना, रटना भी पड़ेगा, मजबूरी है, समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, एक बार चीज़ों को तैयार कर लो, वो कभी भूलोगे नहीं। बायोलॉजी दिखती है इन्वायरमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोनिंग की बात करते हैं। ये आप समझ गए ना बेटा, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, सोमेटिक और जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट भी करता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और बैक्टीरिया में 100 से ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, क्लोनिंग की। किसकी बात करते हैं राजा बेटा, क्लोनिंग की। बहुत देखो साफ साफ लिखा है, क्लोनिंग क्या होती है, ध्यान सुनना। मेक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ, आप कहोगे सर इसके आगे नहीं लिखा आपने, ऑफ का ऑफ के आगे कुछ भी लिख लो। मेक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी पर्सन, मेक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी जीन, मेक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जो भी बोलना चाहो। क्लोनिंग, ये क्लोनिंग अब आया, हम तो बहुत पहले से जानते थे, जब शक्तिमान देखते तो शक्तिमान का क्लोन बनाया गया था, तब हमने पहली बार जाना कि क्लोन भी कुछ होता है। ठीक है, तो चलो एक तो ये बात हमने जो आपसे प्रश्न पूछा कि टीआई प्लाज्मिड किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहली क्लोनिंग किस जंतु में की गई थी, उस जंतु का नाम बताइए। फर्स्ट क्लोनिंग वाज डन इन, ठीक है, पहली क्लोनिंग किस जंतु में की गई थी, उसका जंतु की प्रजाति वो क्या था, और उसका नाम भी है प्रॉपर, उसका नाम भी बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लोनिंग क्या कह रहा है, क्लोनिंग कहता है मेक द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ। क्लोनिंग में मियोसिस नहीं होती कभी, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्लोनिंग में मियोसिस, ये मत सोचना कि 2n है फिर nn हो जाएगा, क्लोनिंग में मियोसिस नहीं होती, और क्लोनिंग इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कह सकते हो। क्लोनिंग इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो क्लोनिंग है ना बेटा, ये समझ लीजिए कैसे आपको बताएं, कभी कभार क्या होता है बेटा, दो बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं बिल्कुल,
आप उनको डायग्नोस नहीं कर पाते हो, आप देखते हो अरे ये तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तब भगवान क्या करता है, छोटे मोटे मोल दे देता है। मोल मतलब क्या होता है जानते हो, तिल, जिससे आप उसको डायग्नोस कर सको, जिससे आप ये पहचान सको, सुनना, जिससे आप ये पहचान सको कि ये श्याम लाल है और ये राम लाल है। अदरवाइज एक ही बच्चे को बार बार पता चला नहलाया जा रहा है, एक नहा के निकला दूसरा भग गया, एक चकड़ होता है एक सीधा होता है, जो सीधा होता है मार खाता है बार बार। तो ये क्या है, ये क्लोनिंग नहीं है। अगर आपने सोचा कि ये इंटरनल क्लोनिंग हो जाए, बॉडी के अंदर क्लोनिंग हो जाए ना, ये क्लोनिंग नहीं है। इसको कहते हैं, सुनना ध्यान से, होमो जाइगोटिक ट्विंस। ये भी पढ़ाएंगे कभी जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे तब, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। होमो जाइगोटिक ट्विंस, तो ऐसे में उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स सारे के सारे मिलेंगे, बल्कि सोमेटिक कैरेक्टर्स भी फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली बिल्कुल सेम लगेगा। बस कहीं छोटा सा अंतर भगवान कर देते हैं, तिल वगैरह दे देंगे या मसा दे देंगे, जिससे आप थोड़ा सा डायग्नोस कर पाओ। हालांकि कुछ भी अगर भगवान नहीं देते तो भी मम्मी पहचान जाती, पापा कंफ्यूज रहते हैं जीवन भर, ठीक है। मम्मी पहचान जाती कि हमारा ये कौन श्यामलाल कौन रामलाल। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। थोड़ा हमने आज डाटा ज़्यादा है, इसलिए पक्का है कि आज ना तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना वीडियो को लाइक किया जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये समझना कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको रट के जाना है, समझ के जाना है। नहीं यूपी टीजीटी में पूछेगा तो केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी में पूछेगा। इसीलिए जो हमने कोर्स तैयार किया है वो ऐसा नहीं तैयार किया कि आपको बार बार अलग अलग करके पढ़ना पड़े। हमने एनसीईआरटी, आरके पिल्लई, कुमार मलिक, रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक, सबका निचोड़ बनाया है, जिस्ट दी है, ठीक है। तो ये कोर्स हमने इसीलिए इस तरह से तैयार किया कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो कोर्स भी अच्छा है, बेहतरीन है। उसमें भी कुछ लोगों को बड़ी समस्या ये कि सर आप हमारा कोर्स पूरा ख़त्म करा देंगे। अब कौन समझाए किसको कि 3-4 महीने में कोर्स नहीं, साल भर की स्टडी चाहिए होती है टीजीटी के लिए। टीजीटी का सिलेबस मजाक नहीं होता, ठीक है। यहाँ लाखों रुपए ले लिए जाते हैं कानपुर इलाहाबाद में, तब तो सिलेबस ख़त्म नहीं करा पाते। हमसे आप उम्मीद रखते हो कि हम आपका सिलेबस ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो खैर जो भी है, आप बस मन लगाकर पढ़िए और कोशिश करो बेटा कि कम से कम 100 प्रश्न डेली लगाना। 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लगभग हमारे 65 बच्चे हो चुके हैं और वो 65 बच्चे बड़े मन से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा भी भ्रमित थे बीईओ की परीक्षा को लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो कोई हर्डल नहीं है, अब तो ओपन है बिल्कुल। अब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये भरोसा नहीं है बेटा कि अगली बार टीजीटी बायोलॉजी आएगा कि टीजीटी साइंस के नाम पर बायोलॉजी के करियर का एंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।